ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए मेष लग्न या राशि वाले जातकों के लिए कौन सा शुभ रत्न रहेगा, कौन सा अशुभ रत्न रहेगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको खास बात बता देना चाहता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के घंटी को बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलते हैं हमारी टॉपिक को। तो हम मेष लग्न राशि वाले या मेष लग्न वाले जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभदायक रहेगा, कौन सा रत्न अशुभ रहेगा, इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ जो माणिक्य रत्न होते हैं, सबसे पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। माणिक्य रत्न, अब माणिक्य रत्न किस ग्रह से रिलेटेड होता है? तो माणिक्य रत्न यहाँ सूर्य देवता से रिलेटेड होता है। कौन से? सूर्य देव से रिलेटेड रहता है, ठीक है, सूर्य देव से। अब जो राशि मिली है सूर्य देव को, कौन सी राशि मिली है? सिंह राशि मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो कुंडली टेवा है मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना कर रखा है इस मेष लग्न की कुंडली वाला। इसमें हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि जो माणिक्य रत्न धारण करना है मेष लग्न वाले जातक को, तो हमें कैसे देखना है। तो यहाँ पर जो मेष लग्न की कुंडली है जो माणिक्य रत्न धारण करने के लिए तो हमें सूटेबल है या नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं। तो मेष लग्न से सिंह राशि कहाँ पर है मेष लग्न में? तो 5th हाउस में, लग्न से 5वें घर में सिंह राशि है। अब 5वें घर में सिंह राशि है तो लग्न के भी क्या है? सूर्य देवता मित्र है, मित्र ग्रह, मंगल देव के मित्र, क्योंकि लग्नेश क्या बनते हैं? मंगल देव। तो यहाँ पर 5th हाउस भी त्रिकोण का घर है। कैसा है? यहाँ पर 5th हाउस त्रिकोण का घर है, त्रिकोण का घर है, त्रिकोण का भाव है। तो इस भाव में सूर्य देवता को राशि मिली है, वो भी अच्छे स्थान पर। तो इस ऐसी स्थिति में निष्कर्ष क्या निकलता है? स्वयं पंचमी से लग्न, मेष लग्न की कुंडली में पंचमी सूर्य देवता बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सूर्य देव के रत्न को धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सूर्य देव के रत्न को धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला है कि आप सूर्य के रत्न को धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सूर्य के रत्न को धारण कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? मेष लग्न की कुंडली वाले जातक, ठीक है। तो ये भी माणिक्य रत्न को धारण कर सकते हैं। तो सूर्य का रत्न कौन सा? माणिक्य रत्न। अब नेक्स्ट अगले रत्न पर बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे मोती पर। तो मोती के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मोती, तो यहाँ पर देखेंगे जो पर्ल, तो यहाँ पर जो मोती है वो मोती किस ग्रह से रिलेटेड होता है? तो मोती होता है हमारे चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रदेव से रिलेटेड होता है। अब चंद्रदेव को राशि कौन सी बनती है चंद्रदेव की? तो राशि बनती है कर्क राशि। कौन सी बनती है? कर्क राशि चंद्रदेव को। अब यहाँ पर चंद्रदेव को कर्क राशि बनती है। अब यहाँ चंद्रदेव के बारे में हम देख लेते हैं तो क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कुंडली के अनुसार, तो मेष लग्न की कुंडली में मोती धारण कर सकते हैं कि नहीं, जातक मोती रत्न धारण कर सकता है कि नहीं, तो इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कर्क राशि कहाँ पर है मेष लग्न के। तो मेष लग्न की जो कुंडली में कर्क राशि, लग्न से 4थे घर में कर्क राशि है, 4th भाव में कर्क राशि है। अब 4th भाव में कर्क राशि है, कर्क राशि के अधिपति कौन बनते हैं? चंद्रमा। और चंद्रमा का रत्न कौन सा होता है? मोती। कौन सा होता है? मोती। अब यहाँ पर देखना है तो मोती होता है तो मेष लग्न के 4th भाव के स्वामी होकर मारक ग्रह बन गए, क्योंकि जो भी शुभ ग्रह 4th भाव केंद्र में होते हैं वो शुभ ग्रह होकर भी वो अशुभ परिणाम देते हैं। क्या देंगे? अशुभ फल देंगे। कैसा देंगे? अशुभ फल प्रदान करते हैं, शुभ ग्रह होकर भी केंद्र में बैठे हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, यदि किसी जातक की क्या करना है? यदि किसी जातक की क्या होता है? यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में या यदि किसी जातक का जन्म
शुक्ल पक्ष की दशमी से, शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के मध्य, कृष्ण पक्ष की पंचमी के मध्य जन्म हुआ हो, जन्म हुआ हो तो क्या कर लेते हैं, जातक को मोती धारण करना चाहिए। तो जातक मोती धारण कर सकता है। यानी शुक्ल पक्ष की दशमी से पंचमी अर्थात कृष्ण पक्ष की पंचमी के मध्य अगर किसी जातक का जन्म हुआ तो वो मोती धारण कर सकता है। क्या कर सकता है, मोती धारण कर सकता है। क्षीण नहीं होते चंद्रमा, मोती धारण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगले रत्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मूंगा। अब जो मूंगा रत्न होता है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो मूंगा रत्न किस ग्रह से रिलेटेड होता है, तो मूंगा ग्रह होता है, वो मूंगा रत्न होता है मंगल देव से। कौन से ग्रह से रिलेटेड होता है, मंगल देव से। अब यहाँ पर देखेंगे कि मंगल देव को कौन सी राशि प्राप्त हुई, कौन कौन सी राशि मिली। तो मंगल देव को मेष राशि और वृश्चिक राशि प्राप्त हुई है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। ठीक है ना, तो मेष और वृश्चिक राशि मंगल देव को प्राप्त हुई, मेष वृश्चिक राशि मंगल देव को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि मंगल देव, अब यहाँ मेष लगने की कुंडली में देखते हैं स्थिति क्या बन रही है मंगल देव की। तो मंगल देव की स्थिति यहाँ पर मेष लगने की कुंडली है, इसमें देखेंगे लग्ने स्वयं मंगल देव बन रहे और मंगल देव को एक राशि और में लग्न से अष्टम भाव में, जो कि खराब भाव, त्रिक भाव बोला जाता है, दुख स्थान। तो लग्नेश को कभी दोष नहीं लगता है, लग्नेश को कभी दोष नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, लग्न व अष्टम भाव के स्वामी हैं और जो भाव मंगल देव एक राशि प्राप्त हुई है, मंगल देव को एक राशि प्राप्त हुई जो कि वो अष्टम भाव में, कौन से भाव में, अष्टम भाव में। ठीक है, एरो का चिन्ह जा रहा है, अर्थात त्रिक भाव में। तो ऐसे मिली हुई है जो कि जन्म कुंडली से, इस जन्म कुंडली में इसे खराब भाव कहा गया है, दुख स्थान भी कहा गया है। इस स्थिति में लग्नेश व अष्टमेश होने के कारण, क्योंकि लग्नेश व अष्टमेश होने के कारण दोष नहीं होता, क्योंकि लग्नेश को कभी दोष नहीं होता, चाहे उन्हें खराब भाव में एक राशि मिल जाए लग्न से लग्नेश को। इसलिए आप निष्कर्ष क्या निकला है इसमें, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, ऐसी स्थिति में आप मूंगा धारण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मूंगा धारण कर सकते हो, मूंगा धारण कर सकता है, जातक कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बनाकर बैठे हैं तो मूंगा धारण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पन्ना रत्न के बारे में। अब पन्ना रत्न के बारे में बात करें, मेष लग्न वाले जातक या मेष राशि वाले जातक पन्ना रत्न धारण कर सकते या नहीं, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पन्ना रत्न होता है वो बुद्ध देव से रिलेटेड होता है, बुद्ध ग्रह से रिलेटेड होता है, बुद्ध देव का रत्न माना गया है। ठीक है, अब राशि बुद्ध देव को कौन कौन सी मिली है, राशि मिली है इन्हें मिथुन राशि, बुद्ध देव को मिली है मिथुन राशि और कन्या राशि। ठीक है, दो राशि है के अधिपति है बुद्ध देव, कौन, बुद्ध देव का। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो बुद्ध देव से रिलेटेड जो पन्ना रत्न है वो धारण जातक कर सकता है कि नहीं। तो ये मेष लग्न की कुंडली में फिर वापस आएंगे, हम इसमें देखेंगे कि जो मेष लग्न की कुंडली में बुद्ध देव को राशियाँ कैसे स्थान पर प्राप्त हुई। तो लग्न से यहाँ पर थर्ड हाउस में, तीसरे घर में मिथुन राशि प्राप्त हुई, जो भी खराब भाव माना गया है इसे भी, पराक्रम साहस का। और जो एक राशि इन्हें प्राप्ति हुई त्रिक भाव, छठे घर में प्राप्त हुई, बीमारी के, छोटी मोटी बीमारी, ऐसे भाव में इन्हें राशि प्राप्त हुई, जो कि दोनों भाव ठीक नहीं है। और ये दोनों भाव ऐसे हैं जो कि मारक भाव कहलाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में लग्न के भी अति शत्रु और दोनों भाव भी खराब है। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष क्या निकला कि पन्ना रत्न आप धारण नहीं कर सकता है। तो मेष लग्न में पन्ना रत्न जातक धारण नहीं कर सकते, तो पन्ना रत्न धारण करने से बचे, धारण करने से बचे। कौन? मेष लग्न वाले जातक धारण करने से बचे, क्योंकि यहाँ दोनों ही भाव में अच्छे नहीं थे। ऐसे ये मेष लग्न वाले जातक पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, फिर अगले टीवी की अगले रत्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पोखराज के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोखराज जो रत्न होता है वो किस ग्रह से रिलेटेड होता है? तो पोखराज रत्न होता है बृहस्पति देव से, अर्थात गुरु से रिलेटेड होता है, बृहस्पति देव से। ठीक है, अब राशि गुरु को कौन सी राशि प्राप्त हुई? कौन कौन सी राशि मिली है? एक तो धनु राशि प्राप्त हुई है बृहस्पति देव को, एक मीन राशि के अधिपति बनते हैं बृहस्पति देव। अब यहाँ पर बृहस्पति देव का क्या रोल रहेगा, बृहस्पति देव के रत्न का क्या रोल रहेगा मेष लग्न की कुंडली में, तो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हम मेष लग्न की कुंडली में यहाँ देखेंगे। तो ये मेष लग्न की कुंडली देखते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में पहले सबसे पहले देखें बृहस्पति देव को राशियाँ कहाँ पर मिली है। कहाँ पर बृहस्पति देव की दोनों राशियाँ है, धनु और मीन। तो यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली में देखेंगे तो लग्न से 9th भाव जो कि त्रिकोण का भाव माना जाता, अच्छा घर माना गया है इन्हें त्रिकोण का। तो एक राशि ने अच्छे बेनिफिशियल पैलेस पर मिली, अच्छे लाभदायक स्थान पर मिली है ना, अच्छा स्थान माना गया है, ऐसे स्थान पर इन्हें धनु राशि प्राप्त हुई है मेष लग्न की कुंडली में। तो ये तो ठीक रहे, एक पॉइंट ठीक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर, जो मेष राशि मेष लग्न की जो कुंडली है, एक वे भाव में जो मीन राशि मिली है, खर्च के भाव में, त्रिक भाव जो कि दुख स्थान भाव, एक अच्छा भाव मिला है मेष बृहस्पति देव को, एक खराब भाव। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक अच्छे स्थान पर मिल गए तो एक तो व्ययस बन रहे, एक भाग्यस बन रहे। बृहस्पति व्ययस एक भाग्यस दोनों स्थान के स्वामी बन रहे। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष क्या निकला कि बृहस्पति देव को एक तो अच्छे त्रिकोण में अच्छे भाव में एक राशि प्राप्त हो गई, किनको? बृहस्पति देव को। तो निष्कर्ष यहाँ पर निकला कि आप ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में आप जातक को पोखराज धारण करवा सकते हैं। तो जातक को क्या करना चाहिए? पोखराज धारण करना चाहिए। जातक पोखराज धारण कर सकता है। क्या धारण करता है? पोखराज रत्न धारण, पोखराज रत्न धारण कर सकता है, धारण करना चाहिए। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली वाले जातक, मेष लग्न वाले जातक। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हम हीरा, डायमंड। अब ये हीरा जो ग्रह, हीरा से कौन सा ग्रह रिलेटेड होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जो हीरा रत्न होता है वो कौन से ग्रह से रिलेटेड होता है? तो वो होता है शुक्र देवता, शुक्रदेव, दानव के गुरु शुक्र देवता। अब शुक्र देव को राशियाँ कौन कौन सी मिली है, किस राशि के अधिपति होते हैं? तो एक तो मिलते हैं ना वृषभ राशि, और एक राशि मिलनी है इन्हें तुला राशि। ठीक है, 2 राशियाँ प्राप्त हुई शुक्रदेव को। अब दोनों राशियाँ देखें हम, जो मेष लग्न की कुंडली है, तो दोनों राशियाँ कहाँ कहाँ पर मिली हैं इन्हें, ये देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम देखेंगे लग्न से ठीक 7वें घर में ठीक सामने एरो का चिन्ह, तो तुला राशि प्राप्त हुई। और लग्न से ठीक 2nd हाउस की तरफ जो एरो का चिन्ह जा रहा है दूसरे घर में, धन भाव में, एक डेली बेसिस दाम्पत्य जीवन में देखा जाता है। 7th भाव से, उस 7th भाव में एक राशि मिली। जो मेष लग्न की कुंडली में एक तो 2nd भाव में शुक्र देवता को राशि मिली, एक 7th भाव में शुक्र देवता को राशि मिली। 2 राशियाँ मिली, एक तो केंद्र में मिली, एक 2nd हाउस में। अब यहाँ पर दोनों ही भाव में है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करें, मारक कंडीशन में आएंगे शुक्र देवता। कौन सी? मारक, क्योंकि लग्न के क्या है? शत्रु। तो शुक्र देवता के रत्न होता है हीरा, डायमंड। तो ऐसी स्थिति में निष्कर्ष क्या निकला कि आप जातक को हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मेष लग्न वाले जातक को हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हीरा रत्न धारण करने से बचना चाहिए, धारण
करने से बचना चाहिए, अर्थात हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम नीलम रत्न के बारे में। जो नीलम रत्न होता है वो किस ग्रह, सबसे पहले ये जानना है नीलम कौन से ग्रह से रिलेटेड होता है। तो नीलम रत्न होता है शनि देवता से। किससे? शनि देव से। अब शनि देवता किस किस राशि के अधिपति है? शनि देव को कौन सी राशि प्राप्त हुई? तो शनि देव को एक तो मकर राशि प्राप्त हुई और एक कुंभ राशि प्राप्त हुई। दो राशि के अधिपति शनि देव है। अब शनि देव को हम देखेंगे कि जो मेष लग्न की कुंडली में क्या वो शनि से रिलेटेड रत्न धारण कर सकते हैं, क्या नीलम रत्न धारण कर सकते हो जाता? तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लग्न से 10th हाउस, ठीक 10वें घर में एरो का चिन्ह जा रहा है। कौन से? 10वें घर में। अब एक राशि प्राप्त हुई है शनि देव को, वो एक लग्न से 11th भाव, आय के घर, जिससे इनकम का भाव कहा जाता है, इनकम हाउस। तो 11th हाउस में है एक राशि, तो एक राशि तो इन्हें केंद्र पे मिल गई, एक राशि इन्हें 11th में, दोनों ही भाव अच्छे मिले और केंद्र में भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इन्हें दोनों भाव अच्छे मिले, लग्न से 10वां घर और 11वें घर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जातक को क्या करना? तो मेष लग्न में, तो मेष लग्न जो है, मेष लग्न में शनि देवता, मेष लग्न में शनि 10th स्थान के स्वामी बन रहे हैं, 10th भाव व 11th भाव के अधिपति बन रहे हैं। ठीक है, अब जो कि 11th स्थान के स्वामी होकर भी क्या बने? शुभ ग्रह की लिस्ट में आ रहे हैं, शुभ ग्रह माने गए, शुभ ग्रह हुए। ठीक है ना, शुभ ग्रह हुए। और एक केंद्र के मालिक पाप ग्रह होने से, केंद्र के मालिक भी हुए, केंद्र का अधिपति भी हुए, क्योंकि 10th भाव में वो राशि है मकर राशि, उनके अधिपति भी शनिदेव हुए और केंद्र के मालिक भी हुए, केंद्र के मालिक भी है, उनके स्वामी भी बन रहे हैं। तो केंद्र के मालिक पाप ग्रह होने से, केंद्र के मालिक पाप ग्रह होने से शनिदेव कैसा परिणाम देंगे? शनिदेव शुभ ग्रह बन गए। कैसे बन गए? शुभ ग्रह बन गए, बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? शनिदेव। तो ऐसी स्थिति में जातक को क्या करना चाहिए? नीलम धारण कर सकता है। क्या कर सकता है? नीलम धारण करना चाहिए। नीलम रत्न धारण कर सकता है। ठीक है, नीलम रत्न धारण कर सकता है। और केंद्र में मिली हुई है एक राशि ने, और जो नीलम रत्न मेष लगने के लिए, जो नीलम रत्न है मेष लग्न वाले जातक के लिए बहुत शुभ रत्न नहीं माना जाता है। मेष लग्न जिस राशि के मेष लग्न हो तो बहुत नीलम रत्न बहुत नहीं माना गया है। क्या नहीं माना गया है? शुभ रत्न नहीं माना गया है। ठीक, तो कदापि यदि चंद्र देवता, यदि चंद्र क्या हो, कुंडली में देखते हो, वापस आते जन्म लग्न कुंडली में, यदि चंद्रमा वृषभ राशि, नहीं ना, वृषभ और तुला और मकर और कुंभ इन राशियों में विराजमान हो तो जातक को क्या करना चाहिए? जातक को नीलम धारण कर सकता है। क्या कर सकता है? जातक नीलम
रत्न धारण कर सकता है, नीलम रत्न धारण कर सकता है, ठीक है ना। अन्यथा आपको क्या होगा, अन्यथा आपको धारण करने से पूर्व, अर्थात नीलम रत्न धारण करने से पूर्व, नीलम रत्न का, जो नीलम रत्न होता है उसको टेस्टिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? टेस्टिंग करना चाहिए, फिर रत्न धारण कीजिए, परीक्षण कीजिए उसका, फिर रत्न धारण कीजिए। तो ये थी आज की कुंडली। मेष लग्न वाले जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ रहेगा, कौन सा अशुभ रहेगा, इस विषय पर चर्चा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए